शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं 10 कदम। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश की जंग की तैयारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की पूरी होती दिख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी जो वो 3 प्रत्याशियों के नामों को साफ कर चुकी है, जावेद अली, कपिल सिब्बल, जो कि निर्दलीय हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन पूरा कपिल सिब्बल को इस बार मिला है। और इसी के साथ तीसरा नाम जो कि जयंत चौधरी का है। और इसके बाद अभी कहा जाने लगा है कि तीनों नाम बहुत सोच समझकर समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए तय किए हैं। और उधर बीजेपी अभी तक फिलहाल नामों का ऐलान तो नहीं कर रही, लेकिन उसकी भी तैयारी कि इस बार के ऐसे नाम, ऐसे चेहरे हों जो राज्यसभा में बीजेपी के लिए फायदेमंद और 24 की लड़ाई को और मजबूत करे। हालांकि समाजवादी पार्टी भी 2024 की लड़ाई को देखते हुए इन तीनों कैंडिडेट को राज्यसभा भेज रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 24 में किस तरीके से सपा अपनी मजबूती देख रही है और क्या कुछ सोची समझी रणनीति के तहत जयंत, कपिल सिब्बल और जावेद अली को राज्यसभा भेजा गया है। और इसको लेकर देखिए, कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया है कि 24 में मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा विपक्ष का खड़ा करना है, इसलिए वो निर्दलीय के तौर पर अपनी आवाज को उठाएंगे। अखिलेश यादव भी ये कहते नजर आए कपिल सिब्बल के नामांकन के दौरान कि उन्होंने उन्हें समर्थन तो दिया, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा फायदा ये होगा कि तमाम ऐसे मसले जिसमें कपिल सिब्बल जो है अपनी सीनियरिटी का फायदा उठाते हुए यहां पर उन मुद्दों को सामने देश के रखेंगे राज्यसभा में मजबूती के साथ। और इसके बाद अब जयंत चौधरी, वो तीसरा नाम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का, जो कि कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 24 की लड़ाई को मजबूत करने के तहत यहां पर रखा गया है राज्यसभा में। और इसी के साथ जावेद अली, एक मुस्लिम बड़ा चेहरा है और ऐसे में इस बार उनको भी राज्यसभा भेजा गया है, यानी कि जाट, मुस्लिम और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कपिल सिब्बल जैसा एक बड़ा चेहरा, एक शानदार वकील हम कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन देकर खड़ा कर दिया। वैसे में सवाल ये बनता है कि क्या ये राज्यसभा की जो 11 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की 7 सीटें बताई जा रही पक्का है और समाजवादी पार्टी की 3 सीटें जो बताई जा रही पक्की हैं, और इसी के साथ एक सीट पर पेच, तो उस पर देखना होगा कौन जीतता है और किसकी जीत हार होती है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे खास मेहमानों के साथ एक एक करके सभी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसी के साथ फकरुल हसन चांद, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आसिफ रजवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ फकरुल हसन चांद जी, क्योंकि आपने जो 3 कैंडिडेट राज्यसभा के लिए दिए, कहा जा रहा है कि 24 की एक बड़ी प्लानिंग के तहत दिए हैं, तो कैसे कपिल सिब्बल और जयंत का साथ आपके लिए 24 में फायदेमंद होता दिख रहा है आपको? देखिए, जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, उसका परिणाम आया, तो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जो वोट शेयर था उसकी समीक्षा की। और उसके बाद जयंत चौधरी जी तो हमारे सहयोगी हैं और उनको राज्यसभा जाना चाहिए था, क्योंकि जो आवाज है किसानों की, उनकी आवाज उठाने वाला आज हमें राज्यसभा में कोई नजर नहीं आता है। तो जयंत चौधरी जी जब राज्यसभा में होंगे तो हम समझते हैं गरीबों की, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, उनके मुद्दे उठाने का काम करेंगे, जिन मुद्दों को किसान आंदोलन के समय पे जो दूसरे लोग थे वो उतनी मजबूती से नहीं उठा पाए। विपक्ष में कोई बहुत बड़े चेहरा किसानों के लीडर के तौर पे नजर नहीं आया, तो हम समझते जयंत चौधरी जी राज्यसभा में होंगे तो उस कमी को भी पूरा करेंगे। और 2024 का जो चुनाव है हम देख रहे हैं, वो किसानों की आवाज को, किसानों को साथ लेके हम 2024 को जीतने का काम। ठीक है, और अब मैं चलती हूँ रोहित अग्रवाल जी के पास। रोहित जी, क्योंकि जयंत चौधरी भी पहुंच रहे राज्यसभा, कहा यह भी गया कि जब तीसरे नाम को लेकर चर्चा होने लगी कि जयंत नहीं तो डिंपल हो सकता है चली जाए राज्यसभा, तो एक नाराजगी दिखी कहीं ना कहीं आरएलडी के विधायकों में, और उसमें ये साफ कहा गया कि गठबंधन धर्म निभाना होगा और इसीलिए जयंत चौधरी को आगे लाया गया। फिर रोहित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको शिवांगी? जी जी रोहित जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ शिवांगी जी, देखिए कोई नाराजगी नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। माननीय जयंत चौधरी जी को राज्यसभा जाना था और ये हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा थी, किसानों की इच्छा थी, कमेरा वर्ग की इच्छा थी, युवाओं की इच्छा थी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा किसान आंदोलन के अंदर माननीय जयंत चौधरी जी ने किसानों की आवाज को मुखरता दी,
बुलंद किया किसानों की आवाज को, कंधे से कंधा मिला के किसान आंदोलन के अंदर जयंत चौधरी जी किसानों के साथ खड़े रहे, खड़े दिखे, उनकी सेवा की किसानों की, और कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और किसानों की मांगों को मानना पड़ा। तो किसान भी ये चाहता था कि अगर सदन में भी हमारी आवाज मुखर और बुलंद करने वाला नेता अगर होगा तो ये आसान होगा हमारे लिए अपनी जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर निस्तारण पाना। तो इसी के तहत किसानों की एक इच्छा थी कि माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा जाएं, और कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये तो बिल्कुल क्लियर था, और पहले से ही ये बात हो रखी थी अखिलेश यादव जी से। तो ये जो कंफ्यूजन होता है ये कहीं ना कहीं भाजपा की जो छटपटाहट होती है और भाजपा का जो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा रहती है कि साथ किस तरीके से गठबंधन तोड़ा जाए, किस तरीके से गठबंधन खत्म हो, किस तरीके से नाराजगी पैदा की जाए विपक्षी दलों में, किस तरीके से विपक्षी दलों को कमजोर किया जाए, उसके तहत मुझे लगता है भाजपा में ज्यादा उथल पथल थी। हमारे यहाँ तो कोई उथल पुथल थी नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल मुद्दा क्लियर था कि अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी दोनों चाहते थे, और दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी थी कि माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा जाएंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है। और देखिए ये भी कहीं ना कहीं आवाजें उठने लगी कि भीतर घात का जो एक बड़ा फैक्टर था उसको अखिलेश यादव ने समझा, क्योंकि ऐसा शायद उन्हें लगने लगा कि जिस तरीके से शिवपाल नाराज चल रहे हैं, आजम खां खुलकर कुछ बोल नहीं रहे लेकिन वो कटाक्ष कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर का भी कब क्या स्टैंड हो ये भी कुछ क्लियर नहीं लग रहा है। तो इस तमाम चीजों को देखते और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, तो ये भी सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया था 22 के चुनाव में कि जयंत के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। हरीश जी, आपने पूरा दम लगा दिया था कि जयंत आपके साथ 22 में आ जाए, कह दिया गया कि वो आ सकते हैं, अभी गलत पार्टी में है, लेकिन अब सपा एक बार फिर से गठबंधन को मजबूत करती दिख रही है आपके खिलाफ। देखिए, ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने साबित कर दिया कि जयंत चौधरी जी गलत पार्टी में थे। और जो अभी रोहित जी कह रहे थे कि साहब किसानों की आवाज़ और कमेरों की आवाज़, और ये अभी जो हालिया चुनाव हुआ इसमें इसका परिणाम भी ये बता दिया कि कितना किसान और कितने कमेरे और कितने कमज़ोर वर्ग के लोग जयंत चौधरी जी के साथ हैं। रहा सवाल इसका कि ये समाजवादी पार्टी का अपना निर्णय है, उस पर मुझे वैसे तो कोई टिप्पणी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बता दिया इन चुनाव ने कि किस तरीके से आपको घर घर पर्चा बांटने में मजबूर होना पड़ा। लेकिन रोहित जी एक मिनट अभी काउंटर कीजिएगा, पहले फर्स्ट कमेंट सबका एक बात, पहले हरीश जी को बोल लेना। असल में समाजवादी पार्टी और जो विरोधी दल के हमारे मित्र हैं वो अपना जो डिस्प्रेशन है वो उसको धैर्यपूर्वक वो नहीं कर पाते हैं, सैलो नहीं कर पाते हैं, तो रिएक्शन आ जाता है इनका बहुत जल्दी। और दूसरी बात, कपिल सिब्बल साहब की ने जो बात कही थी कि साहब अब विरोधी दलों के गठबंधन को और मजबूत करने का काम करेंगे 2024 में, तो कपिल सिब्बल साहब तो समाजवादी पार्टी से भी बड़े प्लेटफॉर्म पे थे कांग्रेस पार्टी में, और जहां से वो कैबिनेट मंत्री रहे और कई बार मंत्री रहे और सब सारा महिमा गरिमा उनकी रही। वहां आखिर जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी, वहां अगर वो विपक्षी दल के गठबंधन को नहीं मजबूत कर सकते थे तो क्या वो समाजवादी पार्टी के बैनर पे आकर के इस गठबंधन को मजबूत कर देंगे। और तीसरी बात यह है कि देखिए, ये तय माना जा रहा था कि जैसा मीडिया में चर्चा में था कि डिम्पल जी का तय है करीब करीब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने एक बात कही कि वो अखिलेश जी को लगा कि भीतरघात हो जाएगा, नहीं तो जयंत चौधरी उनके सहयोगी दल थे, उनका सबसे पहले पर्चा दाखिल होता जी। तो ये बात कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी के ये कुल मिला के ये गुड़ा भाग था कि आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि जो दल अभी थोड़े दिन पहले कह रहा था कि साहब सरकार तो हमारी ही बनने वाली है, सरकार तो हम ही बनाएंगे, उसके पास 2 कैंडिडेट भी नहीं मिले अपनी पार्टी के कि जिनको वो राज्यसभा में भेज सकता, और कहीं न कहीं जो वकील वाली जरूरत महसूस की गई, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार की जो कार्यशैली रही है, जिस तरह से
भ्रष्टाचार और घोटाले की संस्कृति रही है, अपराधियों के संरक्षण की संस्कृति रही है। उसके चलते इन लोगों को सबको वकील का, एक बड़े वकील का सहारा लेने की आवश्यकता महसूस हुई, मुझे लगता है। इसलिए कपिल सिब्बल साहब को उन्होंने राज्यसभा भेजने का फैसला किया। दोनों नामों तो पर मुझे लगता है वैसे उनका अपने निर्णय है। ठीक है, आतिफ फखरुल जी एक मिनट रुकिए, पहले मैं आसिफ जी का पहला रिएक्शन मैं 1 सेकंड में मैं 10 सेकंड में अपना जवाब दे दूंगा। बहुत गंभीर बात की हरीश जी बहुत सीनियर हैं, मैं उनसे इस तरीके की असंवैधानिक भाषा का मैं नहीं समझता कि वो प्रयोग करेंगे। देखिए, अधिवक्ता वो देश का एक महत्वपूर्ण एक वर्ग है। आसिफ भाई जो कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं वो भी बैठे, वो भी वकील। अगर आप ये कहते हैं कि कोई वकील किसी दूसरे दल में गया है तो वो दल दूसरे दल में जाके वहां का भ्रष्टाचार, उनके मुकदमे ये लड़ने के लिए गया है, तो हम आपको बता दें कि देश की बहुत आजादी से लेके आज तक जितनी लड़ाई हुई है सब में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली है। और अधिवक्ता इसलिए नहीं होता है कि वो आपको बचाने के लिए आए, अधिवक्ता इसलिए होता है कि देश का संविधान है, देश की न्यायपालिका है। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान में विश्वास है, देश की न्यायपालिका में विश्वास है, तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। ठीक है फखरुल जी, अभी मैं आपकी बातों का जवाब दूंगी, लेकिन अभी मैं आसिफ जी के पास चलती हूं। ठीक है फखरुल जी, मैंने आपकी बात साहब इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। रुक जाइए वो बड़े बैनर पे थे, कांग्रेस पार्टी जैसे बड़े बैनर पे थे, बड़े प्लेटफॉर्म पे थे। आपसे बड़ा प्लेटफॉर्म था उनका जिसपे वो खड़े थे। रुकिए ना फखरुल जी, रुकिए, मैं इसीलिए आपको मौका नहीं दे रही थी, आप अगले मेहमान के पास जाने नहीं दे रहे। रुक जाइए, आप रुक जाइए फखरुल जी, रुकिए, आप बाद में बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा, आपको मौका मिलेगा। आसिफ जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं। कपिल सिब्बल एक बड़ा चेहरा आपकी पार्टी का, काफी समय से आपके साथ तो जुड़े रहे, आपकी ही बैनर से, आपकी पार्टी से राज्यसभा भी पिछली बार गए थे, भले ही सपा का समर्थन मिला हो, लेकिन इस बार आपको टाटा बाय क्यों कह दिया उन्होंने? देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा में चयनित लोगों को क्यों चयनित किया जाता है, राज्यसभा बनी क्यों थी। राज्यसभा देश में अगर आम इलेक्शन में जो देश का थिंक टैंक है, जो अपनी बात नहीं रख सकता है और पार्लियामेंट हार रहा है, उसके लिए वो राज्यसभा बनी थी, ताकि देश के उन मुद्दों को जो एक पढ़ा लिखा वर्ग समाज में उठा सके, उसके लिए राज्यसभा बनी थी। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने 1952 में जब भीमराव अंबेडकर जी अपना चुनाव बुरी तरह से हारे, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोधी होने के बावजूद भी उनको राज्यसभा में लेकर आई। महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी उनको महाराष्ट्र से राज्यसभा इसलिए लेकर आई थी कि जहां कांग्रेस पार्टी गलती कर रही है, क्योंकि पार्लियामेंट सारी पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट हम जीत गए थे, लेकिन हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं था। तो एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा हो, जो लॉ को जानता हो, जो समाज के जुड़े हुए मुद्दों को जानता हो, और जो पिछड़ों की बात को, दलितों की बात को ठीक से पार्लियामेंट के अंदर उठा सके, ऐसा चेहरा ढूंढने के लिए हम लोग उनको पार्लियामेंट में लेकर आए थे। मुझे लगता है कि क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में हम इस स्थिति में नहीं है कि हम ऐसे वर्ग को लोकसभा राज्यसभा में भेज सके, पर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इसका प्रयास करना चाहिए। कपिल सिब्बल जी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं और एक बड़े वकील हैं। समाज के शोषित लोगों की, समाज सरकार द्वारा दबाए गए लोगों की अगर वो पैरवी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी से भी, और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, अपनी पूरा जीवन, हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी बैठे हैं, अपना पूरा जीवन इन्होंने समाज को दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रवक्ता के अलावा आज तक कुछ नहीं बनाया। अगर इनके बारे में भी सोचे, इनको भी राज्यसभा भेज दे, क्योंकि ये थिंक टैंक है, हमेशा समाज की सेवा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको बताइए किसी विभाग में कम से कम मेंबर ही बना दिया होता। तो ऐसे लोगों को राज्यसभा में मौका मिलना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश की आवाज निकल सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आसिफ जी, आप अभी बीजेपी की बहुत चिंता करो, और यहाँ पर आप नहीं, बीजेपी की चिंता नहीं करना। देखिए, आप अपने शब्दों को ठीक करिए। ना, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। आपने जो बात कही है, हरीश श्रीवास्तव जी को मैंने इसलिए कहा कि इनके समाज का प्रतिनिधि बिल्कुल खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आज पार्लियामेंट के अंदर इनके समाज को रिप्रेजेंट करने वाला कोई आदमी नहीं रह गया, कोई मंत्री नहीं है। एक बिहार से मंत्री होते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे अपना दल है, चाहे और सहयोगी दल है, उनको भी राज्यसभा में लेकर आए। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, और हमारी चिंता के लिए हमारा नेतृत्व है, हमारा, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी चिंता हम करेंगे भाई। नहीं, अभी अपनी पार्टी की चिंता कर लीजिए। आसिफ जी रुकिए, क्योंकि देखिए G23 नाम का जो एक गुट है आपकी पार्टी में, उसका हिस्सा रहे कपिल सिब्बल, और ये वही गुट है जो काफी शीर्ष नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। कपिल सिब्बल खुद कई बार कहते रहे। तो आप बताइए, फिर अगर वो आपसे लग जाते हैं और वो G23 का एक हिस्सा रहे कपिल सिब्बल, तो आप जरा ये सोचिए कि आप
कि जो अभी पार्टी की तैयारी है, जो रणनीति रहती है, उससे वो नाराज थे। मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पे हमेशा भरोसा करती है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के अपनी आवाज नहीं बुलंद करी है। जब चौरी चौरा कांड हुआ था और महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया था, उस समय भी मोतीलाल वोरा जी ने, नेहरू जी ने और लोगों ने ये आवाज उठाई थी। आप बात करेंगे जब हमारी पार्टी के आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, वो भी जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उस समय भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। ये विचारों की लड़ाई है और एक ही संगठन में रह के, एक ही परिवार में रह के इस बातों को उठाया जा सकता है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, बेचारे श्रीवास्तव जी की पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, नहीं बोल सकते। ये जानना है कि इनके फर्क के साथ गलत हो रहा है, इनको राज्यसभा जाना चाहिए। अभी उनके साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पार्टी हमें दिख रहा है भैया, हम 55 में देख रहे हैं, हमने समाज की सेवा करी है। आप अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व की हमें चिंता है, हम कह रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं और इनसे बहुत सीखा है हमने। पहले आसिफ जी, अरे हमने तो अपनी पार्टी जवाब दे दिया। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी के अंदर जो भी चल रहा है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई, हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अपना जो हमें सोचा वो रख सकते हैं रूप में। और श्रोता जी देखिए, आप हमारे बड़े भाई, मैंने आपसे बहुत सीखा। आपके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पार्टी को शून्य में ले जाने के लिए आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जैसे नेताओं को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, उनको केवल इसलिए इग्नोर किया जा रहा है कि किसी समाज से आते हैं। ये पीड़ा का वर्ग है, ले जाने के लिए ये पीड़ा की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने में अपना दल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपना दल को कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिल रही है। ये पीड़ा का वर्ग है। आज मल्लाहों ने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी किसी मल्लाहे को अगर राज्यसभा नहीं बेच रही है, मल्लाहों की बात नहीं उठ पा रही राज्यसभा के अंदर, तो ये पीड़ा की बात है। तो हम तो एक विपक्षी दल होने के नाते आपसे केवल निवेदन कर सकते हैं। हमारा निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि अपना दल और जितने भी आपके सहयोगी हैं उनका भी एक राज्यसभा आप भेजिए। आसिफ जी देखिए, आप अपना दल का यहाँ पर पक्ष रखने के लिए बैठे कि कांग्रेस का? अपना दल को क्या दिक्कत है? जनता का पक्ष रखने के लिए बैठे। आप अपना दल की क्यों चिंता करें कि राज्यसभा में उनका कोई है कि नहीं है? आप अपना देखिए कि आपका कौन बना बिखरे। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको देखिए। अगर आप ही को बोलना है तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, सवाल तो पूरा होने दीजिए ना। मेरा जवाब यह है कि मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल के, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो अपनी अपनी पार्टी के साथ साथ जनता को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ जनता तो को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप खुश हैं? कपिल सिब्बल चले गए हैं, अब सपा के समर्थन में। हम तो कह रहे हैं अपना दल का भी जाना चाहिए। हर वर्ग के आदमी को। मैं भी कपिल सिब्बल का जिक्र कर रही हूँ, आप अपना दल पे जा रहे हैं। अरे भाई कपिल सिब्बल, आप अपना दल से थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पर, आप कांग्रेस से बैठे हैं। जनता की तरफ से बैठे हैं, कांग्रेस जनता को आप आगे क्यों लिखा भाई कांग्रेस का प्रवक्ता? बताइए जरा। तो आप बोल दीजिए जनता प्रवक्ता। कांग्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जनता प्रवक्ता लिख दीजिए ना आप एक पार्टी के तौर पर तो जनता के मुद्दे उठाएंगे ना। आप मान ही रहे, आप कह रहे कि हम तो जनता की तरफ से बैठे। अरे कांग्रेस पार्टी जनता की तरफ से बन जाते, फिर आप सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। आप देखिए ना, देखिए आसिफ जी, देखिए आप भी बातें मत घुमाइए, क्योंकि आप कपिल सिब्बल पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं फालतू की। क्या बहस कर रहा हूँ? कपिल सिब्बल पे क्या नहीं बोल रहा हूँ? कपिल सिब्बल पर बोल नहीं रहे। क्या बोलूं? आप कपिल सिब्बल पर क्यों नहीं देख रहे? आप कपिल सिब्बल पर क्यों नहीं बोले? आप खुश हैं ना? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात खुश है ना? वो चले गए सपा के समर्थन से। आप खुश है ना? कपिल सिब्बल ने टाटा बाय बाय किया, उनके समर्थन में मैंने बोला आप खुश है ना? आपकी पार्टी को तो अलविदा कहा उन्होंने। क्या आपकी पार्टी को तो अलविदा कह दिया ना उन्होंने? राज्यसभा में ऐसे पढ़े लिखे लोग, सीधा जवाब है, आप खुश हैं इससे? जितने भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, खुश हैं? कपिल सिब्बल चले गए, मैं कह रहा हूँ जितने भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं सब। मैं जैन चौधरी में भी खुश हूँ। मैं कह रही हूँ आप खुश है ना? वो चले गए आपकी पार्टी से। आप जैन जयंती में खुश नहीं है? मैं क्या कह रही हूँ, आप आपकी पार्टी से वो चले गए, आप खुश हैं? पूरे सिस्टम से ही खुश हूँ। मैं तो कह रहा हूँ राज्यसभा में ऐसे लोगों को आना चाहिए, जनता की बात उठा सके। नहीं, राज्यसभा में जाए वो आप उसको कह रहे अच्छी बात है, वो हम भी कह रहे जाए वो राज्यसभा में। आप मेरे मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकती। मेरा सवाल थोड़ा अलग है, मैंने आपके मेरा सवाल थोड़ा अलग है। आप मुझे लगता बोलेंगे नहीं, आप सुनना नहीं चाहती, आप बोल ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे ना। मैंने कहा कि कपिल सिब्बल जैसे लोग, आप पेशे से वकील हैं, सुन तो लिए, कपिल सिब्बल जैसे लोग जो एक अच्छे समाज सेवक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जनता की बात को उठा सकते हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे जैन चौधरी जी हो, चाहे अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजना चाहिए अगर वो लोकसभा में चुनित होकर नहीं आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो खुद भीमराव अम्बेडकर जी को, लेकिन मेरा सवाल ये था कि उनको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर मेरा सवाल ये है ही नहीं, रुकिए ना, अभी मैं जिन चेहरों पर बात करूं, चेहरों पर जवाब लूंगी ना। पहले मैं आपसे, आप घुमाएंगे बातों को
भाई यहाँ वकालत थोड़ी ना चलिए, सीधा अरे सीधा भैया, सवाल आप- है। आप भारतीय जनता पार्टी चलिए को ठीक है, नहीं करेंगे। मैं आपके पास बाद में आऊंगी, आप सोच कोई लीजिएगा बात कि नहीं, मेरा मैं आपसे सवाल बात क्या नहीं, था। भारतीय जनता पार्टी रुक प्रवक्ता जाइए, पर बात करने रुक की। जाइए, रुक जाइए आसिफ जी, आप यहाँ पर ये मत बताइए कि कौन किससे बात कर रहा है। तो मैं आप भी भारतीय मत जनता बताइए, पार्टी की तरफ आप से भी यहाँ पर मत नहीं बताइए बैठी कि हूँ। मुझे क्या आप सवाल बोलना। का जवाब नहीं दे रहे यहाँ आप पर सब- मैं जवाब दे बैठकर। रहा हूँ। मेरा सीधा सा सवाल है, मैं कपिल वो जवाब सिब्बल दूंगा आपकी जो पार्टी मुझे से समझ चले में गए, आ आप रहा है। खुश है कि नहीं आपके खुश है? शब्द नहीं आप बोलूंगा। यहाँ पर बोलेंगे नहीं आपके खुश? शब्द नहीं आप यहाँ पर बोलूंगा। क्या अच्छा, तो करने मैं बैठे? पूछने आप लगूं। मुझ पर आरोप लगाने बैठे कि मैं चर्चा को आगे आप बढ़ाऊं मुझे यहाँ आरोप पर? लगा रही हैं ना। आप खामोश हो जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं आप- आपके पास आप वापस मुझे आती जवाब हूँ, पूछेंगे तो मैं मैं जवाब वापस दूंगा। आती हूँ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप पूछेंगे भारतीय जनता अरे पार्टी से जवाब नहीं भैया देगा। आसिफ जी, अब रुक जाइए जरा, आपको सवाल नहीं समझ में आता, आपने पता नहीं कहां से फिर वकालत कर ली है। फखरुल जी, मैं आपके पास आ आपने रही जहां हूं। से अरे जहां भैया से आपने आसिफ जी, प्रवक्ता- रुक जाइए, रुक जहां जाइए। से आपने नहीं, आप ठीक कहे कि नहीं जा है, ठीक सकती। है, ठीक है आपने आसिफ कहा जी, कहां आपको से क्योंकि वकालत कर सवाल ली, आप तो मैं मुझसे आपको बता बहस दूं। कर रहे हैं यहाँ पर, जहां से आप मुझसे बहस कर रहे हैं यहाँ पर, जहां से आप मुझसे आपने बहस कर पढ़ाई रहे हैं करी यहाँ है पर। उससे अच्छी जगह से करी है। नहीं नहीं, आप यहाँ पर बताइए आपने कहा से अच्छी जगह से तो करी है, और आपने आप कहा- यहाँ पर मेरे क्वालिफिकेशन पर आप भी आप- सवाल नहीं खड़ा कर सकते। You- आपने आप किया आसिफ मेरे जी को। मुझसे बहस करने यहाँ पर नहीं बैठे, आप आप भी- कपिल सिब्बल पर जवाब दीजिए। दे दिया मैंने जवाब। आप यहाँ पर आपने क्या दिया सबने सुना, मैंने जवाब दे आप दिया। बोलिए मत, आप फालतू का यहाँ पर लिगेशन तो मत आप लगाइए मुझसे टिप्पणी करिएगा बैठकर। तो मैं जवाब दूंगा। आपको खुश, आपको बताना ही नहीं आता है कपिल सिब्बल आपकी पार्टी से मैंने चले गए, वो बिल्कुल खुश है या जवाब नहीं दे खुश दिया, है? आपने आप- सुना ही नहीं। आप मुझे घुमाइए मत यहाँ पर, आप अरे, फिर आप यहाँ पर चर्चा में मत आपने बैठा करिए, मुझसे आपको सवाल सीधा सीधा पूछा, जवाब मैंने मत देना उसका जवाब पाता है। आसिफ जी देखिए, पता है क्या, आप बहुत ज्यादा बातों को घुमा रहे हैं और आपका जवाब देने का शायद आप में मादा नहीं है, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जितने जाइए। जब सवाल आपके पूछ अंदर रही हैं, हिम्मत मैंने आए उस पर जवाब तब दिया। आइएगा। लेकिन अगर आप अब यहाँ बैठ मैं के आपकी आवाज डाउन मेरी कर रही हूँ। qualification में फखरुल जवाब जी, मैं देंगी। आपके पास आ रही हूँ, रुकिए अगर आसिफ जी, मेरी qualification में फखरुल जवाब जी, देंगी, मैं फखरुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए आसिफ जी तो बोलेंगे नहीं कपिल सिब्बल फिर उनकी आपने पार्टी जवाब से नहीं गए कि दिया। नहीं गए, वो खुश है आप नहीं है, नहीं टिप्पणी खुश है। करिए, जवाब अरे दीजिए। भाई आसिफ जी, क्या व्यक्तिगत, आप है कपिल सिब्बल यहाँ पर, आपने कहा आप मुझसे। कपिल सिब्बल है यहाँ आपने पर, मेरी एजुकेशन को लेकर आप कहा कपिल ना। सिब्बल, मैंने क्या कहा, आपने कहा आपने कहा पता नहीं कहाँ से वकालत कर ली समझ है। में आता है। आपने कहा आप पता नहीं कहाँ से वकील है ना, वकालत कर ली। आपको सवालों का जाल तो बहुत अच्छे से बुनना आता है, मैं तो दे तो रहा आपको हूँ। सवाल समझ में नहीं आता है क्या आसिफ जी? मैंने तो बहुत आराम आपको जवाब सवाल दिया समझ आपको। में नहीं आता है क्या? आपका क्या सवाल है बताइए। अब आप सुनेंगे खामोशी से, और खामोशी से सुन के फिर अच्छे से जवाब एक मिनट दीजिएगा। मेरी बात सुन ली। रुकिए, नहीं नहीं जो आसिफ जी, अभी आपने रुकिए, कहा कि आपने अभी कहाँ मैं से आपकी वकालत बात में कर ली है, सवाल, मुझे आपने केवल मुझे उस पर सवाल भरोसा। पूछिए, रुकिए, बात को क्लियर करके मुझे फिर आगे जाना है। आप मुझसे बहस मत करिए यहाँ पर बैठकर। मेरा सवाल ये था सीधा सीधा, रुकिए आसिफ जी, रुकिए आप, रुकिए आप। नहीं ऐसा नहीं नहीं आसिफ जी रुकिए, सवाल आपने दोबारा सवाल पूछा है, आपने मैं जो दोबारा ये सवाल कहा, बता रही हूँ। भाई आपने मैं जो आपसे ये तू कहा, मैं करती रहूं मुझे क्या? केवल आसिफ इसमें भाई, objection है। आसिफ भाई, मैं आपसे तू मैं करती रहूं क्या? बहन बहन आसिफ भाई, बहन आसिफ भाई, बहन तू मैंने मैं आपसे करूंगा कहा, आपके बैठकर? आदरणीय बहन मैंने आपसे कहा कि चलिए, जो आपने ये शब्द आदरणीय कहे भाई, कि आपने अब जब सवाल आपने सुन कहां से लीजिएगा एलएलबी किया मुझे तब केवल आप इतना objection बोलिए। है। एलएलबी मैंने बोला आपने कहां से वकालत करी कि आपको सवाल समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि वकीलों को तो बहुत अच्छे से सवाल आप आते टिप्पणी हैं, करेंगे और तो एक मैं जवाब प्रवक्ता दूंगा भी ना। आप कांग्रेस के, एक प्रवक्ता भी आप कांग्रेस के, तो आपको कांग्रेस के पक्ष की तरफ से जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। तो आप चाह रही हैं कि मैं आपके हिसाब से जवाब दूं। चलिए मैं आपके पास आती हूँ, हिसाब नहीं, आखिरी बार आपको सवाल बता रही हूँ, और धैर्यपूर्वक सुनिएगा, धैर्यपूर्वक, चाय पीजिए आप आराम से, धैर्यपूर्वक सुनते हो। धैर्यपूर्वक सुनते हैं। सुनिए सुनिए आसिफ जी, सुनिए, मैंने कहा आपने ये तो बोल दिया कि हाँ राज्यसभा जाना चाहिए कपिल सिब्बल जी को। मेरा ये सवाल था ही नहीं कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरा सवाल ये था सीधा सीधा, क्या आसिफ जी आप खुश हैं कि कपिल सिब्बल अब समाजवादी पार्टी के समर्थन में चले गए हैं राज्यसभा, और आपकी पार्टी को उन्होंने बाय कह दिया है? आप खुश हैं कि आपकी पार्टी को उन्होंने बाय कह दिया है? मेरा सीधा सा सवाल ये था, और इसका सीधा सा जवाब हाँ या नहीं हो सकता है, बताइए। तो मैं आपके सवाल में मैं हाँ या ना बोलूं, मतलब जो आप कहे मैं वही आप बोलूं। ठीक है, आप चलिए इसको एक्सप्लेन आप- करते हुए आप एक लाइन मुझे में बताइए 30 सेकंड में। मैंने आप एक्सप्लेन सुन लीजिए। नहीं रुकिए, एक्सप्लेन कीजिए किसी 30 भी सेकंड में। पढ़े लिखे वर्ग को राज्यसभा जाना चाहिए, चाहे वो किसी अरे, भी दल से जाए। ये मेरा जवाब है। ठीक है, मैंने नहीं आपसे बोल कहा- पाएंगे आप, यहाँ पे साबित हो गया आप नहीं बोल पाएंगे, अरे बस वाह, ठीक है। मतलब आप ही फखरुल डिसाइड जी, कर मैं लेंगी। आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि आप फखरुल अदालत जी, है, आप मैं डिसाइड आपके पास आ करेंगे। रही हूँ। आसिफ जी की आवाज डाउन कीजिए, क्या कर रहे हैं? डाउन कीजिए आसिफ जी की आवाज। फखरुल जी मैं आपके अगर पास मेरी आ रही आवाज हूँ। डाउन करना है तो मैं यहाँ नहीं बिल्कुल, बैठूंगा, मैं आपको आपको सुनने के फिर लिए नहीं आया। अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो बिल्कुल आपको नहीं, सच में बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं करना बदतमीजी चाहिए। करने की सुनने के लिए नहीं मत आया। सुनिए आप, मत मैं सुनिए। बदतमीजी सुनने के लिए फखरुल जी आया। मैं आपके पास आप आ रही बताइए, हूँ, मैं ठीक है। क्वेश्चन फखरुल जी जरा आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से इस बार 22 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उस तरीके से जयंत चौधरी और कपिल सिब्बल दोनों ही आपकी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं और 24 में लड़ाई को और मजबूत कर सकते हैं। तो ये एक जोड़ जो है समाजवादी पार्टी के साथ कपिल सिब्बल की यहाँ पर सूझबूझ का और जयंत चौधरी के एक रुतबे का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये कैसे आपको लग रहा है कि 24 में यहाँ पर फिलहाल आपको मजबूती देगा? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों का सम्मान करती है। हम जिनके साथ, जिनको अपने साथ लेके 2022 में साथ
साथ चले थे। ये समाजवादी पार्टी बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, ये हमारी जिम्मेदारी है एक बड़े भाई के रूप में भी, एक बड़े दल के रूप में भी, कि हम अपने सहयोगियों को पूरा मान सम्मान दें। उनको जो जयंत चौधरी जी
अभी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, इसलिए समाजवादी पार्टी आरएलडी के सहयोग से वो राज्यसभा जा रहे हैं। और राज्यसभा में वो जब किसानों की आवाज उठाएंगे, उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचारों पे की आवाज उठाएंगे, तो हम समझते समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन और मजबूत होगी और किसानों की, गरीबों की आवाज को उठाएंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि लगातार अपराध हो रहे हैं और जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से फर्जी मुकदमे लगाने का काम समाजवादियों पे कर रही है, गरीब जनता पे कर रही है, बेरोजगार नौजवानों पे कर रही है। उन सब की लड़ाई को सदन में भी लड़ने का काम कपिल सिब्बल भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय में भी लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास मैं एक बात बहुत रिस्पेक्ट रखूं कि हाँ, एक बात ये सही है कि स्वर्गीय वीरेन भाटिया जी एक समय पे समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो अधिवक्ताओं की बड़ी आवाज थे। उसके बाद से एक गैप जरूर था और हम समझते हैं कि कपिल सिब्बल जी जैसे बड़े चेहरे के आने के बाद वो जो गैप था वो भरने का काम कपिल सिब्बल जी ने किया है और समाजवादी पार्टी इससे और मजबूत होगी। मैं एक बात और जोर देना चाहता हूँ कि हरीश जी ने कहा, अभी बहुत सी बात हो रही थी कि दूसरी जगह पे बात हो रही है, दूसरे दल की बात। अभी हरीश जी भी कह रहे थे कि डिम्पल यादव जी को नहीं भेजा, समाजवादी पार्टी में बड़ी खूब थी, बड़ी कोशिशा थी। अरे आपसे ये किसने कह दिया कि आदरणीय डिम्पल यादव जी जो है वो राज्यसभा जा रही थी? समाजवादी पार्टी का तो कहीं कोई इरादा नहीं था और अगर उनको जाना होता तो भारतीय जनता पार्टी पे पूछ के नहीं जाना होता, वो तो उनका नाम होता तो सबसे पहला नाम जो है आदरणीय डिम्पल यादव जी का ही होता। वो कहाँ से चुनाव लड़ेगी, कहाँ की सदन की सदस्य होगी, ये फैसला समाजवादी पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का अपना फैसला है। और हरीश जी देखिए, किसको कहाँ भेजना है ये सपा कह रही, उनका अपना फैसला है, वो तैयारी में है, वो पूरी रणनीति बना रहे। क्योंकि आजमगढ़ में भी देखा वो उपचुनाव होंगे, वहां पर भी कहा जा रहा है कि वो ऐसी सीट जहां पर अखिलेश यादव सांसद रहे हैं और ऐसे में उम्मीद है कि डिम्पल यादव हो सकता है वहां से चुनाव लड़े भी जून में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी सब कुछ सोच समझ कर फिट कर रही है। अगर जयंत को उतारा तो डिम्पल के लिए कुछ और सोच है। अब सवाल मुझसे? जी हरीश जी। देखिए, मैंने तो ये तो पहले ही कहा कि ये तो समाजवादी पार्टी का अपना निर्णय है, वो जिसको चाहे उसको सदन में भेजे। लेकिन जो उनके चुनाव के पहले स्टेटमेंट थे और जो वर्तमान की स्थिति है, जैसा कपिल सिब्बल के ही वक्तव्य पे जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया था, उसके आधार पर मैंने टिप्पणी की। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी का भी टिप्पणी आया था, शिवपाल जी उनके जो चचा हैं वो अब सदन में भी अलग वरिष्ठता के आधार पर सीट की मांग किए हैं। तो कहीं न कहीं ये जो जयंत जी के प्रति जो ये आज ये आ रहा है कि साहब गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जो भीतरघात की बात थी, ये असंतोष जो उनके घटक दलों में, जो उनके सहयोगी दलों में सामने एकदम खुल के आ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि उसी के कारण अखिलेश जी ने ऐसा निर्णय लिया। नहीं तो ये तो करीब करीब पूरी चर्चा में था कि डिम्पल जी और जावेद जी आ रहे हैं राज्यसभा में। तो रहा सवाल इसका कि जो कपिल सिब्बल ने चाहे जो कहा वो ठीक है, वो तो कल बताएगा कि 2024 को लेकर के जो रणनीति है वो आने वाला कल बताएगा कि कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। लेकिन एक बात मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति और ये जात पात के बंदर बांट की राजनीति चलने वाली नहीं है। ठीक है, अब ये सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की ही राजनीति। ठीक है हरीश जी और फखरुल जी, आप इस पर काउंटर कीजिएगा। आप एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को यहीं से बढ़ाएंगे कि जयंत और कपिल सिब्बल का साथ कैसे समाजवादी पार्टी के लिए 24 में फायदेमंद होगा।